हेलो स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं इसमें जियोडेसिक्स। ठीक है, तो जियोडेसिक्स में अभी आपको हम नेचर पढ़ा रहे थे कि नेचर ऑफ जियोडेसिक्स ऑन स्फीयर ऑन सिलेंडर, इसे बताया जा रहा था। आज हम आपको बताएंगे जियोडेसिक कर्वेचर क्या होता है। तो जियोडेसिक कर्वेचर, तो इसमें क्या होगा, जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसको परिमाण कहते हैं, वो जियोडेसिक कर्वेचर होगा। एक वेक्टर होता है, ये ध्यान दीजिए। ये क्या लिखा है, द वेक्टर, ये ध्यान दीजिए, के जी वेक्टर है ना, ये के फॉर कर्वेचर, यहाँ पे लिखा के जी, जी फॉर जियोडेसिक कहिए। तो जियोडेसिक कर्वेचर का ये जो है सिंबल हो गया, ये है लैम्डा R1 म्यू R2। ठीक है, ये जो आपके सामने जो दो वेक्टर दिए गए हैं R1 R2, ये लीनियर कम्बिनेशन है, लैम्डा म्यू स्केलर्स हैं। तो इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर, इज कॉल्ड जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कहलाएगा जियोडेसिक कर्वेचर। ठीक है, इतना ही है इसमें। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको समझना है। ठीक है, तो जियोडेसिक कर्वेचर क्या हो गया, इस वेक्टर को आप याद रखेंगे, के जी वेक्टर इज एक्सप्रेस एज लैम्डा R1 बार प्लस म्यू R2 बार इज कॉल्ड जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड जियोडेसिक कर्वेचर। दोनों से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी वेक्टर में जो प्रॉपर्टी छिपी हुई हैं वो आपको देखनी है। तो दो प्रॉपर्टीज में हम आपको दिखाएंगे और दो इसके फार्मूला हैं, वो आपको समझना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए। तो इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फर्स्ट, जो जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होता है यूनिट सरफेस नॉर्मल एन कैप। ठीक है, इसके ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपको प्रूव करना है। हम सबसे पहले आपको बता दें, जो एन कैप होता है वो होता क्या है, ये एन कैप इज इक्वल टू R1 क्रॉस R2 अपान कैपिटल H, ये होता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में ये सब सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, है ना, शुरू से पढ़ेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तो हम आपको थोड़ा सा बता दें कि ये जो H आया है ये क्या है, ये फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड EG माइनस F स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर होता है ना। तो ये थोड़ा सा आपको हमने रेफरेंस दे दिया, वहाँ से ये H निकलता है। अच्छा, अब देखिए कैसे प्रूव करना है। ये कह रहे हैं कि जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू यूनिट सरफेस नॉर्मल। तो आप बताइए, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वो जीरो आना चाहिए। कैसे, देखिए, क्या लिखेंगे, के जी वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे के जी वेक्टर कितना हो जाएगा, लैम्डा R1 बार प्लस म्यू R2 बार, अभी आपको बताया गया, और डॉट ये सारी ये हो जाएगा एन कैप। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ जाएगा, लैम्डा R1 डॉट एन कैप प्लस म्यू R2 डॉट एन कैप। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, एन कैप यहाँ पे ये क्या है बताइए, एन कैप R1 क्रॉस R2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो R1, जैसे ये समझ लीजिए R2 ये है, तो एन कैप R1 क्रॉस R2 है, इंटू H कह सकते हैं। तो R1 क्रॉस R2 का मतलब हो गया कि R1 क्रॉस R2 दोनों के परपेंडिकुलर। तो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि सिंस, ये हमने लिख दिया पहले वैसे, है ना, कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू R1, यहाँ से देखिए R1 क्रॉस R2 के बराबर है ना। तो R1 क्रॉस R2 मतलब R1 क्रॉस R2 कौन सा वेक्टर होता है, जो R1 R2 दोनों के परपेंडिकुलर हो, है ना। जब दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वो है कौन, एन कैप। H तो आपका स्केलर है, तो इम्प्लाइज दैट एन कैप, है ना, या इधर से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, R1 डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, आल्सो एन कैप परपेंडिकुलर टू R2 बार implies that R2 n cap is equal to 0, both cases.
तो बताइए एन कैप इज परपेंडिकुलर टू R1 एंड R2 बोथ, देयरफॉर लैम्डा इंटू 0 प्लस म्यू इंटू 0 दिस विल बी 0। तो है क्या, के जी वेक्टर डॉट एन कैप इज डॉट प्रोडक्ट इज 0, इसका मतलब हो गया कि के जी एन कैप के परपेंडिकुलर है, विच इम्प्लाइज दैट जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन कैप। एक आर्टिकल आपकी ये फाइनल हो गई। देखा बहुत ईजी था, है ना। तो आपको जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा R1 प्लस म्यू R2 वेक्टर, ठीक है, ये समझिएगा। तो हमने जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर लिख दिया, डॉट एन आर डॉट एन R1 डॉट एन R2 डॉट एन। आप जानते हैं n जो है वो R1 क्रॉस R2 होता है, तो R1 क्रॉस R2 मतलब n इज परपेंडिकुलर टू बोथ R1 एंड R2। यहाँ लिख दिया n परपेंडिकुलर टू R1 डॉट प्रोडक्ट 0, n परपेंडिकुलर R2 डॉट प्रोडक्ट 0, तो दोनों डॉट प्रोडक्ट 0, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो इसका मतलब हो गया ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तो जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू यूनिट सरफेस नॉर्मल, ठीक है। ये आप जो है याद भी रखें और ये प्रॉपर्टी भी ध्यान दें, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। तो जियोडेसिक चैप्टर पढ़ने से पहले आपका डीजी के जो शुरू के जो चैप्टर हैं वो सब आपके अच्छे से रेडी होने चाहिए, तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि ये आखिरी चैप्टर चल रहा है ना ये। तो अगर डायरेक्ट यही चैप्टर पढ़ें तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें पहले से पढ़ाई जा चुकी हैं। फर्स्ट फंडामेंटल जो कोफिशिएंट्स है वो आपको समझना चाहिए, EFG क्या होते हैं, H क्या होता है ना, सी रेट फ्री नेट फार्मूला क्या होता है, ये सब फार्मूला शुरू में पहले पढ़ लीजिए, तब जियोडेसिक चैप्टर आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी हम सेकंड ले लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू यूनिट टेंजेंट वेक्टर। टी कैप इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर, दैट इज टी कैप होता है, ये होता है डी एस ऑफ जो जाता है टी कैप, है ना, सॉरी डी एस ऑफ आर बार। आर बार का जब डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये टी कैप आ जाता है, ठीक है। तो आप जो है इसको लेके चलेंगे। तो हमने जो आर बार का डिफरेंशिएशन ये आपने पढ़ा होगा, डी एस ऑफ आर बार का डिफरेंशिएशन ही टी कैप कहलाता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। और टी कैप और जानकारी देते हैं, ये यूनिट होता है इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, ठीक है। 3 वेक्टर होते हैं टी एंड बी, आपको दिखाया गया है। टी वेक्टर आपका ये हो जाएगा, ये टी वेक्टर हो गया, ये ऊपर एन वेक्टर हो गया, ये बी कैप हो गया, है ना। 3 वेक्टर होते हैं, ये यूनिट वेक्टर होते हैं ये, ठीक है। तो ये आप समझिए ये कोई कर्व है, ये पी आर बार, ऐसे थोड़ा सा समझा दें, इधर को यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी दिखाते हैं, इसके परपेंडिकुलर ये प्रिंसिपल नॉर्मल दिखाते हैं, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये कहलाता है बाई नॉर्मल, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से पढ़िए। ये वाला प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये प्लेन आपने पढ़ा है, नॉर्मल प्लेन ये कहलाता है रेक्टिफाइंग प्लेन, तो उसी में टी है आपका, ठीक। अब चलते हैं आगे। आपने वेक्टर में ये पढ़ा है, वेक्टर एनालिसिस में, कि एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। यानी कोई भी वेक्टर जो है 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए इस समय हमारे हाथ में ये 2 उंगलियां हैं, ये R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया, और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये वेक्टर कौन सा हो गया, ये हो गया R1 क्रॉस R2, विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ R1 एंड R2। तो आप बताएं ये 3 वेक्टर कोप्लेनर नहीं हैं, क्योंकि कोप्लेनर कब होते हैं, जब तीनों एक प्लेन में आ जाते हैं, है ना। लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये 3 वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर, ये कोप्लेनर नहीं है। तो हम किसी वेक्टर को इन 3 वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, वहाँ से डेरिवेशन शुरू होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए आप। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
इसके डेरिवेशन में प्रूफ एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री, है ना, थ्री नॉन कोप्लेनर दो शर्तें हैं, थ्री हो और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो वेक्टर लेंगे वो टी कैप डैश अर्थात आर डबल डैश ले लेते हैं, ठीक है। कैसे देखिए, नाउ द वेक्टर आर वेक्टर डबल डैश, है ना, दो बार डिफरेंशिएट सेकेंड डेरिवेटिव है ये, इज द, या कैन बी एक्सप्रेस्ड ऐसे लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। वो कौन है? R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड तीसरा है आपका R1 क्रॉस R2 वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये हो गया, तो तीन वेक्टर हम ले रहे हैं, R1, R2 और R1 क्रॉस R2। तो R1 क्रॉस R2 इज परपेंडिकुलर टू बोथ, इसलिए जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये तीनों कोप्लेनर नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने एक वेक्टर चूज किया है, द वेक्टर R डबल डैश, सेकेंड डेरिवेटिव है R का, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। ये हो जाएगा R1 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड R1 क्रॉस R2। अब लीनियर कॉम्बिनेशन इसका हम बनाते हैं, तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए तब आगे बढ़ें। देखिए, सो R1 वेक्टर डबल डैश इज इक्वल टू लैम्डा R1 वेक्टर म्यू R2 वेक्टर प्लस न्यू लिख सकते हैं न्यू और R1 क्रॉस R2 वेक्टर, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए थ्री वेक्टर्स हो गए, R1 R2 R1 क्रॉस R2, लैम्डा म्यू न्यू आर स्केलर्स, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स, थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। आपने पढ़ा है n कैप इज इक्वल टू R1 क्रॉस R2 अपॉन H, इम्प्लाइज दैट R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर इज इक्वल टू n कैप H। तो हम यहाँ पे n कैप H लिख देंगे, तो और इसको लिख सकते हैं DDS ऑफ, ये बन जाएगा आपका R बार डैश। तो आप इसको वैसे ही लिख सकते हैं, दिस इज योर टी कैप, ये टी कैप का है ना, क्योंकि हम जानते हैं टी कैप इज इक्वल टू होता है R वेक्टर डैश, ठीक है। यस ले सकते हैं DDS ऑफ वेक्टर R, ये होता है। तो R वेक्टर को अगर हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें टी कैप को, तो बन जाता है R वेक्टर डबल डैश। तो हमने R वेक्टर डबल डैश की जगह पर DDS ऑफ टी लिख दिया। ये लैम्डा R1 वेक्टर म्यू R2 वेक्टर प्लस न्यू, ये हो जाएगा HN कैप, NH HN एक ही चीज़ है, ठीक है, ये ऐसे कर दिया। अब ये बन जाएगा आपका टी कैप डैश इज इक्वल टू लैम्डा R1 वेक्टर म्यू R2 वेक्टर प्लस न्यू HN कैप। देखिए ध्यान से, टी कैप डैश ये फार्मूला होता है सी नेट फ्री नेट फार्मूला,
ये सब आपने पढ़ा है। ये होता है टी कैप डैश इज इक्वल टू कापा एन कैप। ठीक है, ये इसको आप क्या पढ़ते हैं, कापा, इसको के मत पढ़िएगा। अच्छा, यहाँ पे दो चलते हैं, कापा, तो कापा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये कापा एन कैप हो जाएगा। तो कापा एन कैप इज इक्वल टू लैम्डा R1 वेक्टर प्लस म्यू R2 वेक्टर और प्लस न्यू H एन कैप, इतना हो जाएगा। आप इससे जो है एक ब्रैकेट में कर लें, दिस इज योर जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर। जिसको लिख सकते हैं कापा एन कैप इज इक्वल टू जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर के जी और प्लस ये हो जाएगा न्यू एच एन कैप, है ना। और यहाँ लिख देंगे जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर इज इक्वल टू होता है लैम्डा R1 वेक्टर म्यू R2 वेक्टर। ये समझिए आप, ठीक है। अब इसे हमें प्रूव करना है कि जो कर्वेचर वेक्टर है वो टी कैप के परपेंडिकुलर है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हम उससे डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। तो हम यहाँ पे के जी डॉट टी कैप चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों टी कैप से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, है ना। तो पहले इतना आप कॉपी करिए, एक बार रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले आर बार डबल डैश या आर वेक्टर डबल डैश इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर R1 वेक्टर R2 एंड वेक्टर R1 क्रॉस R2 का लीनियर कम्बिनेशन हो गया। हमने यहाँ पर R1 क्रॉस R2 के लिए फार्मूला लिख दिया, एन कैप इज इक्वल टू ये होता है, तो R1 क्रॉस R2 इज इक्वल टू NH, ये हमने लिख दिया। ये HN एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। और ये R डबल डैश जो लिखा गया है ये हमने आपको देखो यहाँ क्लियर कर दिया है, टी कैप R बार डैश होता है और ये वेक्टर R, इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट कर दे टी को तो ये R वेक्टर डबल डैश हो जाएगा। तो हमने R वेक्टर डबल डैश पर जो है DDS ऑफ टी लिख दिया है और ये वही लिख दिया है। इसके बाद हमने इसको टी कैप डैश लिख दिया है और टी कैप डैश इज इक्वल टू होता है कापा एन कैप सीरेट फ्रीनेट फार्मूला से। यहाँ ध्यान रखना ये कापा है। अच्छा, फिर ये इतना हमने लिख लिया, इसको हमने ब्रैकेट कर लिया। ये वेक्टर होता है आपका जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर। तो जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर को हमने वेक्टर के जी लिख दिया, न्यू एच एन कैप, इतना कर दिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दो तरह के एन हैं, ये प्रिंसिपल नॉर्मल है और ये जो है आपका यूनिट सरफेस नॉर्मल है। अब हमें लाना क्या है कि जो के जी है आपका ये जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टी कैप। तो टी कैप से हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तभी तो टी कैप आएगा। तो इतना पहले कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, करिए इसको। Taking dot product with T cap on both sides, we get क्या मिलेगा, कापा एन कैप डॉट टी कैप इज इक्वल टू के जी वेक्टर डॉट टी कैप प्लस न्यू एच एन कैप डॉट टी कैप, ये हो जाएगा। अब ये जो टी कैप है ना, तो ये एन कैप के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये टी कैप यहाँ पर जियोडेसिक है इसलिए एन कैप के ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, है ना। तो हियर जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर के लिए है ना नॉर्मल प्रॉपर्टी से ये एन कैप और एन दोनों सेम होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। तो फ्रॉम नॉर्मल प्रॉपर्टी ये आपको बताया गया है ऑफ जियोडेसिक, ठीक है, एन कैप इज इक्वल टू कैपिटल एन कैप, ये हो जाएगा। एंड वी नो डैट एन टी, हमने बताया ना टी और एन म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो दिस विल बी जीरो एंड आल्सो
कैपिटल एन कैप डॉट टी कैप। ध्यान दीजिए एन दोनों सेम है, तो एन टी के लिए मतलब उसी के सेम एन कैप है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी 0 इज इक्वल टू के जी डॉट, ये हो जाएगा आपका 0। तो आ जाएगा के जी डॉट टी कैप इज इक्वल टू 0। तो ये क्या शो करता है कि ये दोनों वेक्टर म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट के जी वेक्टर परपेंडिकुलर टू टी कैप। ये हो गया है ना। तो हमने क्या किया, दोनों ओर हमने टी कैप से डॉट प्रोडक्ट ले लिया। एन टी प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट टेंजेंट वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। और ये तो वही रहेगा, ये एन टी तो आप जानते हैं नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक, एन दोनों सेम होते हैं, तो इसलिए एन टी के परपेंडिकुलर, तो एन के इक्वल में कैपिटल एन भी है, तो ये भी टी से परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। जब 0 होगा तो ये दोनों 0 हो गए, यहाँ पे ये बचेगा 0 हो गया। ये डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, जो दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, हैंस प्रूव। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर है वो किसके किसके परपेंडिकुलर हुआ, एक तो टी कैप यानी यूनिट टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर आपका ये हो गया। ठीक है, और यूनिट सरफेस नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होता है। तो आपने अभी देखा इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू यूनिट सरफेस नॉर्मल एंड आल्सो दिस इज परपेंडिकुलर टू टी कैप। ठीक है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ये दोनों आप कॉपी करिए। ठीक, दो फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको आप जो है याद रखेंगे। फार्मूला फॉर जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर बल्कि आप जियोडेसिक कर्वेचर ही ले लीजिए, मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ये लिखा जाएगा के जी, ये जियोडेसिक कर्वेचर है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, इज इक्वल टू होता है बॉक्स प्रोडक्ट एन कैप आर वेक्टर डैश और आर वेक्टर डबल डैश, ये होता है एक फार्मूला, ये आप याद रखेंगे। एक होता है जियोडेसिक कर्वेचर इज इक्वल टू 1 अपान एच एस डॉट क्यूब, एस डॉट है ना, ध्यान रखना डी डी टी है एस का, और डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं जैसे चाहें, डिटर्मिनेंट बना दीजिए। ये हो जाता है u डॉट के रिस्पेक्ट में t का और v डॉट के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन, और ये कैपिटल U कैपिटल V, ये फार्मूला है। अगर आप इस फार्मूले को ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप जियोडेसिक कर्वेचर को लिख सकते हैं 1 अपान एच एस डॉट क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा v डेल डेल u डॉट ऑफ t माइनस, फिर हो जाएगा u और डेल डेल v डॉट ऑफ t। ऐसा भी आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे डिटरमिनेंट याद रखें चाहे ऐसे, ये दो फार्मूले आपके ये रेडी हो जाते हैं। तो एक फार्मूला आपका ये हो गया जियोडेसिक कर्वेचर के लिए। ठीक, इनको याद रखें, आगे की कुछ डेरिवेशन है उसमें आप ये यूज करेंगे हम, है ना, तो इसको आप याद कर लें। डेरिवेशन भी अगर आप चाहें तो मिल जाएगा आपको बुक में, कोई बहुत टफ नहीं है, तो कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला आप ज़्यादा याद रखें। ये बॉक्स प्रोडक्ट है, ये भी ध्यान रखना। ये इसका मतलब हो जाता है कि अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो के जी मीन्स बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एन कैप डॉट वेक्टर आर बार या वेक्टर आर डैश और वेक्टर आर डबल डैश, है ना, एन डॉट आर डॉट, सॉरी आर क्रॉस
आर डैश क्रॉस डबल डैश, ये आप जो है इसका मीनिंग ये समझ लीजिए, जानते हैं लेकिन तब भी हमने लिख दिया बॉक्स प्रोडक्ट, है ना। तो जहाँ जैसी ज़रूरत होगी हम यूज कर लेंगे। तो हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया है और ये इसका डिटर्मिनेंट है, ये हमने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, और ये हमने ये बना दिया है, ठीक है, ये हो गया डिटर्मिनेंट। तो ये दो फार्मूला आप इसमें और याद रखें, फिर आगे की कुछ डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे जियोडेसिक कर्वेचर निकाला जाएगा। कुछ कर्व हैं u इज इक्वल टू कांस्टेंट, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, उनका जियोडेसिक कर्वेचर हम निकालेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो अभी आप इसमें क्या पढ़ें, जियोडेसिक कर्वेचर वेक्टर, और जियोडेसिक कर्वेचर क्या है। तो आपने देखा कि के जी वेक्टर is the geodesic curvature vector which may be written as kg vector is equal to lambda r1 vector plus mu r2 vector, ठीक है, and its magnitude is called geodesic curvature। इसकी दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि kg vector is perpendicular to unit surface normal capital N cap and also kg vector is perpendicular to unit tangent vector t cap and kg is equal to this much एंड के जी इक्वल टू दिस मच, है ना। वेयर एस डॉट मीन्स आप यहाँ लिख सकते हैं, एस डॉट मीन्स हो गया डी डी टी ऑफ एस, ठीक है, आर्क, ये आर्क रेट हो गया, डी डी टी ऑफ एस, टी पैरामीटर है। तो इतना जो है आप पहले देख लें, है ना, और कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ इसके यूज बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।